कोई बाधाएं हमारे रास्ते पे ना आए, कोई अड़चन और ना आए, ऐसे हम प्रार्थना करते आप भी कीजिए हमारे साथ। उम्मीद सबको है, सभी के सभी लोग यही सोच सकते हैं और यही कह सकते हैं कि सभी उनके लिए दुआएं करें, प्रे करें, तो हो सकता है जल्दी से जल्दी हम लोगों को सभी को कामयाबी मिले। Two more pipes are to be inserted because these pipes are of 6 meter length. So we'll need, with the first 6 meter length, we'll probably reach around 51, 52, and with the next 6 meter length, we hope to break through. This is our own estimation and understanding. नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं, और आज जब देश के कर्मवीरों की जान मुश्किल में पड़ी है तो पूरा देश और देश की एजेंसियां एकजुट हैं उन्हें बाहर निकालने के लिए। मेरे पीछे तस्वीर देखिए सिलक्यारा टनल। लगातार टाइम्स नाउ भारत की सबसे बड़ी कवरेज सिलक्यारा टनल में फंसे 41 श्रमिक कब बाहर निकलेंगे, इसको लेकर लगातार जारी है। परिस्थितियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं और मुफीद होती जा रही हैं, और यकीन मानिए कि अब से थोड़ी देर बाद वो आपको सबसे बड़ी तस्वीर इस टनल के जरिए देखने को मिल सकती है, जब 41 कर्मवीर 41 श्रमिक इस टनल के रास्ते बाहर निकलते हुए आपको दिखाई देंगे। पिछले 13 दिनों से ये लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। देश की बड़ी एजेंसियां, खुद पीएमओ इस पर निगरानी किए हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने खुद सिलक्यारा में डेरा डाल के रखा हुआ है। जनरल वीके सिंह अभी भी इस सिलक्यारा टनल के अंदर मौजूद हैं और वो लगातार हर पल पर नजर रख रहे हैं। आखिरी के 2 पाइप इंसर्ट किए जाने हैं जिसका काम चल रहा है, और अगले कुछ समय में ये बड़ी खबर आ सकती है कि जो पाइप डाला जा रहा है जिसके जरिए श्रमिकों को बाहर निकालना है, उस पाइप को श्रमिकों तक डालने में सफलता मिल गई है। क्योंकि जो आज सबसे बड़ी खबर आई, बड़ी खबर यह कि जीपीआर तकनीक से यह पता चला कि जो ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे थे, जो गार्डर आ रहे थे, उन्हें पूरी तरीके से हटा लिया गया है। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर है, सबसे बड़ी खबर कि ये ऑपरेशन जिंदगी के खत्म होने का काउंटडाउन एक तरीके से शुरू हो चुका है। क्योंकि आखिरी दौर में ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन 5 मीटर तक ड्रिलिंग में कोई बाधा नहीं, जो सुबह ही जानकारी दे दी गई थी। आज जब ऑगर मशीन ने अपना काम शुरू कर दिया तो ये लगातार इस बात को लेकर संभावना जताई गई है कि रेस्क्यू टीम बेहद करीब है उन 41 श्रमिकों के जो फंसे हुए हैं इस टनल के एंट्री गेट से 200 मीटर के अंदर, जहां पर मलबा गिरा हुआ था। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि किस तरीके से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, टनल के अंदर कैसे एनडीआरएफ के लोग गए, कैसे मेटल को काटकर उन्होंने निकाला, ये सारी तस्वीर हमने आपको टाइम्स नाउ भारत पर दिखाई है। तो बड़ी खबर अब देखिए, ऑगर मशीन की ये तस्वीर, किस तरीके से ये मशीन अंदर जा रही है, किस तरीके से ये काम कर रही है। पहली बार आप टेलीविजन पर देख रहे हैं ऑगर मशीन की ये फंक्शनल तस्वीर जो हमें अंदर से मिली है। ऑपरेशन जिंदगी में ये मशीन लगातार काम कर रही है उन 41 श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए। रेस्क्यू ऑपरेशन अगर आज हम ये कह रहे हैं कि सफलता मिलने के बेहद हम करीब हैं, अगले कुछ समय में ये बड़ी खबर आने वाली है, तो ये निश्चित तौर पर इस ऑगर मशीन की ये सफलता है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लगातार इस पर उन्होंने नजर रखे हुए हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, पहले सुन लीजिए। रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण पर है, और आप सब जानते हैं कि उस रेस्क्यू ऑपरेशन में भारत की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन किस प्रकार से हमारे अंदर जो मजदूर भाई हैं उनको भोजन सामग्री से लेकर अनेकों प्रकार की जो कठिनाइयाँ उनके सामने आ सकती है, उन सब के बारे में जानकारी देकर, उसके निदान को लेकर और सुरक्षित रूप से उनको बाहर निकाला जाए, रेस्क्यू किस तरह से चल रहा है, उस सारी जानकारियाँ प्रत्येक दिन लेते हैं। और पूरी एजेंसियां, भारत सरकार की हों, राज्य सरकार की हों, सब मिलजुल कर इस ऑपरेशन को चला रही हैं। जल्दी ही हमें उम्मीद है भगवान की कृपा से कि जल्दी से जल्दी ये ऑपरेशन पूरा होगा, हमारे मजदूर भाई सभी बाहर आएंगे।
तो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को आपने सुना किस तरीके से पल पल वो अपडेट ले रहे हैं, लगातार सिलक्यारा टनल के अंदर वो खुद जा रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं और ये पता लगा रहे हैं कि आखिरकार किस वक्त हम उन्हें निकाल सकते हैं। श्रमिकों से भी उन्होंने बातचीत की है। एक और बड़ी खबर है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट के एडिशनल सेक्रेटरी महमूद अहमद ने रेस्क्यू ऑपरेशन के अपडेट को लेकर क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनना चाहिए, सुनिए। सवाल था बहुत सही सवाल है, क्योंकि अभी तो हम 5.4 मीटर एग्जैक्टली हम रीड कर पाए ये ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार से। और जैसे मैंने बोला था, मैनुअली भी जो बंदा गया पाइप काटा, उसने वहाँ साफ सफाई की, उसने भी देखा हाथ डाल के मलबा में 1-1.25 मीटर तक हाथ शट जा पाएगा, तो उसमें उसको और कोई नहीं मिले। जो एकाक उसको रॉड वगैरह मिला था वो निकाल के ले आया। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये 5 मीटर हम जरा तेजी से आगे बढ़े। उसके बाद का उस कंडीशन देख के हम इट इज़ पॉसिबल कि हम ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का फिर से इस्तेमाल करें। लोगों के एक्सपीरियंस भी हैं और बहुत सारे दूसरे सेंस भी होता है, मशीन क्या फील कर रहा है, कितना प्रेशर पे है। तो आपने ये सुना क्या कुछ कहा गया है आधिकारिक तौर पर इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर। और देखिए, जब ये रूट पूरा क्लियर हो जाएगा तो अब एनडीआरएफ के जवानों की सबसे बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि यही आखिरी में उस पाइप के जरिए अंदर पहुंचेंगे 41 श्रमिकों तक, क्रॉल करते हुए, रेंगते हुए, और फिर उन्हें एक एक कर बाहर निकालेंगे। लगातार वो रेडी मोड में है, हेलमेट लगाकर और साथ ही घुटने और कोहनी में पैड लगाकर, ताकि जब वो क्रॉल करें तब उनके घुटने और कोहनी छिले नहीं। तो इस तरीके से पूरी तैयारी है, रस्सियों के साथ, स्ट्रेचर के साथ वो पूरे तैयार हैं। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। वैभव डांगे हमारे साथ, स्वतंत्र इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट, डॉक्टर कपिल कक्कड़ मनोवैज्ञानिक, बरका हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं, और खास तौर पर अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जिन्होंने पूरी इंफॉर्मेशन सबसे पहले हम तक पहुंचाई है। अगर हम इस खबर पर लीड ले रहे हैं और इस खबर में टाइम्स नाउ भारत ने लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया कि सबसे सटीक खबर, सबसे सटीक तस्वीर अगर टाइम्स नाउ भारत पर देखने को मिली है तो उसमें बड़ी भूमिका अभिषेक की है। बरखा पिछले 10 दिनों से लगातार यहां से रिपोर्ट कर रही है इन मुश्किल परिस्थितियों में, जब रात को टेम्परेचर 5 के भी नीचे चला जाता है। सबसे पहले अभिषेक, मैं आपके पास आता हूं। सबसे पहले हमने तस्वीर दिखाई है ऑगर मशीन की। ऑगर मशीन कैसे काम कर रही है, किस तरीके से अंदर जा रही है, जो आपने तस्वीरें भेजी, जरा स्क्रीन पर भी उस तस्वीर को रख दीजिएगा। नंबर एक बात, ऑगर मशीन सबसे बड़ी सफलता के लिए, सफलता की एक वजह। दूसरी बात, आपके सूत्र क्या कह रहे हैं? जानकारी आपकी आज तक कभी फेल नहीं हुई, क्या जानकारी, अब से कितनी देर? देखिए, ऑगर मशीन राकेश शुरू हो गई है। सबसे पहली अपडेट ये है कि ऑगर मशीन शुरू हो गई है और तकरीबन 9 और 9:30 बजे, यानी 9 और 9:30 बजे आपको वो गुड न्यूज जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा है, वो 41 जिंदगी का आपको इसी टनल में से बाहर दिखाई देंगी। अच्छा, हम तो 6 बजे कह रहे थे, ये 2-3 घंटे की बात, इसलिए कि शायद जो प्लेटफॉर्म था उसे सूखने में समय लगा। नहीं, प्लेटफॉर्म सूखने में नहीं, बल्कि 95 किलो जो अंदर से पाइप काट के लेके आया गया, जैसे हमने आपको तस्वीर दिखाई है, वो टोटल 95 किलो काटा गया है और उसकी जो लेंथ है वो 1.5 मीटर की है। अब आप देख सकते हैं जैसे स्क्रॉल करते हुए अंदर जाना और उसके बाद 95 मीटर और 95 किलो लोहे को इकट्ठा करके स्क्रैप के रूप में लेके आना, और उसके आगे के ऑप्टिकल्स जो आगे थे उन सारे सरियों को काटना, जिसमें 18 mm और 22 mm के मोटे गार्डर सरिये थे, उन सरियों को काटकर वापस लेके आना। तकरीबन 6.5 घंटे का ये टारगेट था। हम इससे कहेंगे कि योद्धा वाली जो काम हुआ है आज, योद्धा वाला काम, जैसे अंदर जाना, बिना ऑक्सीजन के जाना, 6.5 घंटे अंदर बिताना और गैस कटर से उन सब चीजों को, ऑप्टिकल्स को काट के फिर वापस लेकर आना है। अभिषेक, मैं चाहूंगा आज इस खास शो में, चूंकि आपने सबसे हमें लीड दिलवाई, तो आप लगातार मेरे साथ मेरे ही फ्रेम में मौजूद रहे। ये एक और बड़ी खबर जो अभिषेक ने बताई है, 9 से 9:30 बजे के आसपास, 9 से 9:30 बजे के आसपास बड़ी खबर आ सकती है। चूंकि मलबा निकालना था, जरा वो तस्वीर भी रख दीजिएगा अभिषेक, अपने मोबाइल में भी आप निकाल कर रखिए, किस तरीके से क्रॉल करके अंदर गए थे, वहां से मलबा लेकर बाहर निकले थे। देखिए, वो तस्वीर भी हमने टेलीविजन स्क्रीन पर रखी हुई है। तो ये तस्वीर है। मैं बरखा के पास रुक कर लेता हूं, इससे पहले कि मैं अपने एक्सपर्ट के पास जाऊं। बरखा, पिछले 10 दिनों से आप लगातार मुश्किल परिस्थितियों में रिपोर्ट कर रही हैं। 10 दिनों का आपका अनुभव, और आज जब अभिषेक ने ये बड़ी खबर दी है कि 9 से 9:30 बजे ये टाइम हो सकता है, तो आपके मन में क्या और क्या तैयारियां आपकी नजर में? बिल्कुल
बिल्कुल देखिए राकेश, तैयारियां जो है वो पूरी जोरों पर की गई हैं। बीच में अगर हम उन अवरोधों को छोड़ दें जो कुछ दिनों में रहे थे, तो उसके बाद से ऑपरेशन तेजी से चला। कल देखिए बहुत ज्यादा काम इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शंस थे। अब हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जब ऑगर मशीन शुरू हो गई है, तो जब रडार ने ये बता दिया है कि करीब करीब 5.5 मीटर की जो दूरी है उसमें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, तो उसको पार करते हुए आगे का रास्ता भी बहुत मुश्किल देखिए राकेश नहीं होने वाला है। और यही राहत की बात है, यही सबसे बड़ी राहत की बात है कि आखिरी का जो पाइप होगा उसको अंदर पुश करने में ज्यादा मुश्किलें नहीं आएंगी। देखिए ये कहा गया था एक्सपर्ट्स की ओर से कि हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि ऑपरेशन उसके बाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि अंत का छोर है वो पूरा का पूरा अंतिम छोर है, जहां पर उसके पार में वहां पर मजदूर मौजूद है, वहां पर किसी तरह का हर्डल नहीं आएगा। तो हो सकता है कि ऑगर मशीन जो 100-125 की पूरी ताकत के साथ लगातार पेनिट्रेशन वहां पर कर रही है, वो आखिरी पुश करने में उसको समस्या यहां पर ना आए। और एनडीआरएफ का आप जिक्र यहां पर राकेश कर रहे थे, बताइए जा रहा था कि करीब करीब ऐसा हो सकता है कि जो टीम्स अंदर जाएंगी उनमें 2 एनडीआरएफ के जवान पहले जाएंगे, उसके बाद तीसरा एक डॉक्टर होगा, अंदर पहुंचेगा, स्थिति का जायजा लेगा और उसके बाद वहां से उन जो तमाम तस्वीरें हमने टेलीविजन स्क्रीन पर रख के दिखाई है कि किस तरीके से पाइप में घुसकर वहां से मलबा निकाला गया, जरा उसे तस्वीर में एक विंडो में रखिएगा। और एक विंडो में मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। दरअसल आखिरकार अगर देर हो रही, क्योंकि कई लोगों ने यह कहा था कि इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को जानकारी आ रही थी कि लगातार बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, तो क्यों देर हुआ ये अभिषेक आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। क्योंकि जब मान लीजिए कि ये अगर पाइप है जो ड्रिल करके अंदर डाला जा रहा है और इसके अगर रास्ते में सरिया आ जाती है, इसके रास्ते में अगर कोई रुकावट मेटल पार्ट आता है, तो किस तरीके से पाइप का स्ट्रक्चर बदल रहा है और किस तरीके से काटना पड़ा, अभिषेक जरा एक बार फिर से बताइए। देखिए ये पाइप था जो ऑगर मशीन द्वारा लगातार इसे अंदर भेजा जा रहा था, वो इस कंडीशन में भेजा रहा था। ये ये पूरा आप देख सकते हैं गोल सर्किल है। जब ये आके ऐसे अड़ता है, उसमें ऑप्टिकल उसमें जो रुकावट थी वो रुकावट आके अड़ती हैं, तो उसके बाद उसका कुछ इस तरह से हो जाता है। और इस तरह होने के बाद जो मैंने आपको तस्वीर भेजी है, उस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि अंदर 46 मीटर अंदर जाकर उसे काटना, यहां से काटना, देख रहे आप देख सकते हैं कितना मुश्किल काम था, जिसमें 800 mm में ये तस्वीर जरा 2 विंडो में रखिएगा। एक विंडो में अभिषेक मुझे जो ये बता रहे हैं और एक विंडो में जो पाइप के अंदर जाकर एनडीआरएफ के जवानों ने निकाला, किस तरीके से मुश्किल स्थिति में है वो तस्वीर। ये 1.5 मीटर का एरिया और वो भी अंदर जाके गैस कटर से काटना, और वहां जहां ऑक्सीजन नहीं है, ये हिस्सा डेड है, यहां ऑक्सीजन का कहीं मतलब ही नहीं है। और 46 मीटर अंदर आना, ये अपने आप में बेहद बड़ा ऑपरेशन है। और इसको पूरा सिरे से लाइन से काटना, अगर इधर उधर होगा तो वेल्डिंग नहीं होगा अगला पाइप, अगर दूसरा पाइप जोड़ना होगा तो वेल्डिंग नहीं होगा, उसे प्रॉपर रूप से काटना, सूत से सूत मिला के काटना, आसान फिर इसके छोटे टुकड़े करना, फिर इसके छोटे टुकड़े करके वापस पीछे आना, यानी 95 किलो अपने साथ वापस लेके आना। 6.5 घंटे का समय इसमें बर्बाद हुआ है राकेश, इसी वजह से ये समय लगा है। अगर ये मुड़ता नहीं तो अब तक जो हमने कहा था वो पूरा हो चुका होता। ऑगर मशीन में ये आपने बहुत बड़ी बात बताई कि आप देखिए 46 मीटर अगर इस पाइप को ऐसे कर दे, यहां से क्रॉल करके जाना, यहां पर कट करना, कट करके फिर इनको लेकर बाहर निकालना, कितना मुश्किल काम है। फिर उसके बाद और भी अगर कुछ आपको दिख रहा है पाइप मेटल पार्ट जो है वो काट के निकालना। मैं अभिषेक और बरखा आपके पास आ रहा हूं। वैभव डांगे जी हमारे पास एक्सपर्ट है। एक और चीज बोलिए। देखिए 6 घंटे का नुकसान वहां पे हुआ, और बाकी नुकसान कैसे हुआ, जब ये आके ऐसे लड़ता है तो पीछे जो ये फोर्स के साथ जाता है, तो ऑगर मशीन का जो प्लेटफॉर्म था वो पीछे से ऐसे उड़ जाता है, जिसकी वजह से पूरी मशीन हिल जाती है और दोबारा से उसका प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, जिसमें 6-6.5 घंटे उसमें भी लगे हैं राकेश, और जिसमें 6.5 घंटे वहां लगे, 6.5 घंटे इसमें यहां लगे, 13 घंटे खराब हुए हैं। नहीं तो 13 घंटे पहले क्या स्थिति होती और क्या खबर होती, ये अपने आप। वैभव डांगे जी, जो एक डेमो करके हमने दिखाया, जो अभिषेक ने जानकारी दी, ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, वो तस्वीरें जिस तरीके से एनडीआरएफ के कर्मचारी अंदर गए, एनडीआरएफ के लोग जवान अंदर गए थे, वहां पर किस तरीके से गैस कटिंग, ये हिंदुस्तान के इतिहास का अभूतपूर्व एक तरीके से ऑपरेशन में कहूं तो गलती नहीं होगी। लेकिन आपका एस्टिमेशन अभी 9-9:30 बजे के आसपास की उम्मीद जग रही है। मैं पहले दिन से आपके चैनल पर भी और बाकी भी चैनल पर लगातार कह रहा हूं, हम सब लोगों की इच्छा है कि ऑपरेशन जल्द से जल्द समाप्त हो और हमारे 41 मजदूर भाई जो है, श्रमिक भाई जो है, वो जल्द से जल्द सुरक्षित रूप से वहां बाहर आए। लेकिन जैसे कि पिछले 4 दिन से पूरा देश देख रहा है, और खास करके मैं बधाई दूंगा आपको और आपकी पूरी टीम को कि जिस मुस्तैदी के साथ आप लोग भी पूरे देश को ये सारी जानकारी दे रहे हैं, उसमें एक बात की लेकिन बार बार पिछले 3-4 दिन से हम लोगों ने अनुभव किया है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन इतना मैसिव है,
इतने बड़े पैमाने पर सरकार की हर बड़ी एजेंसी इन्वॉल्व होने के बावजूद काम करते समय ऐसी कठिनाई आ रही है जिसका रास्ता निकालना वो, अब जैसे आपके अभिषेक जी ने बताया कि 46 मीटर अंदर जाकर एक आदमी को काम करना है, उसको गैस कट करना है, वहां ऑक्सीजन की कमी है, जगह की कमी है, लाइट की कमी है, उसको काम करके, और ही हैज टू रेस अगेंस्ट द टाइम, जिसको एक अंग्रेजी की कहावत है कि रेसिंग अगेंस्ट द टाइम, समय के खिलाफ दौड़कर उनको ये सब करना है। तो मैं बार बार यही कह रहा हूं कि आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस। जैसे अभिषेक जी ने बताया कि अगर 9 साढ़े 9 तक ये काम पूरा होता है तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। हम सब लोग अपनी प्रार्थना कर रहे हैं कि ये काम जल्द से जल्द पूरा हो और कोई नई समस्या, कोई नई बाधा इसमें ना आए। क्योंकि जीपीआर का उपयोग किया गया है तो ये विश्वास रखना बहुत आसान लगता है कि अब 5 साढ़े 5 मीटर तक कोई बाधाएं नहीं आएगी, और अगर तब तक बाधाएं नहीं आएगी तो बहुत तेजी से फिर आगे का काम हो पाएगा। ऑफ कोर्स उसके बाद 41 लोगों को लाने की प्रक्रिया भी कोई 5-7-10 मिनट में पूरे होने वाली नहीं है, क्योंकि जैसे डेमो एनडीआरएफ ने करके दिखाया, एक एक आदमी को स्ट्रेचर पे बैठाना है, उसको उसमें से लाना है। और क्योंकि ये 41 भाई पिछले 13 दिनों से उस अंधेरी टनल में फंसे हुए हैं, तो उनके मनोविज्ञान को, किसी लिफ्ट में भी हम बंद हो जाते हैं तो बहुत सारी समस्याएं, हेल्थ पर भी इम्पैक्ट आता है। तो इस पाइप में से 50-60 मीटर जब उनको लाना है, नहीं, ये तो आपने उनको बड़ी पहले बात कही, जो ये आपनी मनोअवस्था की बातचीत की है, उनके मनोविज्ञान की जो आपने बातचीत की है। डॉक्टर कपिल कक्कड़, एक आपकी टिप्पणी, फिर मैं बरखा आपके पास आता हूं। डॉक्टर कपिल कक्कड़, जब 41 इन श्रमिकों को निकाल लिया जाएगा तो एक बड़ी चुनौती साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स के साथ होगी कि उनसे बातचीत करें, उन्हें कंफर्ट जोन में जल्दी लेकर आएं। उनकी मनोदशा क्या होगी जो पिछले 13 दिनों से इस टनल के अंदर बंद है, ये जानना, उनके बॉडी के वाइटल्स को चेक करना, ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा। देखिए, 2 चीजें होती है, वन इज माइंड, अदर इज बॉडी। आप अभी लिविंग बॉडीज को लेके आ रहे हैं, बट जो उनकी मेंटल कंडीशनिंग होगी, मेंटल कंडीशनिंग उनकी इतनी सीरियस होगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि ये आपने 13 दिन में बहुत सक्सेसफुली कर भी लिया, बट उनको, इन बेचारे लोगों को शायद 13 साल इस फोबिया से जूझना पड़े। इनमें से बहुत लोग डिप्रेशन में भी जाएंगे, एंजाइटी में भी जाएंगे, इनको रिक्यूपरेट करने में भी बहुत मुश्किल आएगी, इनको रिहैब करने में मुश्किल आएगी, क्योंकि जो 13 जिस तरह इन्होंने जो इन लोगों ने कठिनाइयां देखी हैं, उस कठिनाइयों की जो परेशानियां इनके, कि हम जिंदा बचेंगे कि नहीं बचेंगे, अनसर्टेनिटी, इस हिसाब से ये चीजें इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। हम लोग को कई बार लगता है कि जी रेस्क्यू ऑपरेशन हो गया, सब चीजें ठीक हो गई, हमने जिंदा जाने बचा दी, पर क्या वो दिमाग इतने जिंदा हैं? उनको जिंदा करने के लिए आपको साइकोलॉजिकली इतना उनके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। और आपको, अगर आपने जितना पैसा लगाया है, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट कह रहा हूं, अगर आप उसका 10% भी लगाएंगे तब जाके ये लोग कहीं ना कहीं लाइक दिस who had been to this trauma। मैं डॉक्टर कक्कड़ आपके पास आता हूं। बरखा, एक चीज, चूंकि आपने परिजनों से बातचीत की है, उनके घर वालों के लगातार आप संपर्क में रही हैं, उनकी भी मनोदशा, क्योंकि वो लगातार बीच में तो पिछले 2-3 दिनों में बेहतर स्थिति हो गई जब उनकी तस्वीर बाहर आई या फिर आमने सामने बातचीत जब होने लगी, लेकिन ये मनोदशा वाली समस्या वाकई बहुत गंभीर है। राकेश, आपका सवाल देखिए मेरे तक पूरा नहीं पहुंचा, लेकिन परिजनों की आप बात देखिए यहाँ पर कर रहे हैं, वो परेशान जरूर यहाँ पर नजर आए थे। लेकिन आज की मैं आपको बात बता रही हूँ राकेश, एक ऐसे परिजन यहाँ पर पहुंचे थे जिनका बेटा अंदर फंसा हुआ है। वो ये बता रहे थे, उन्होंने उनसे बातचीत की और उनका बेटा जो है वो उनको यहाँ पर उनका मनोबल बढ़ा रहा था, उनको यहाँ पर साहस दे रहा था, ये कह रहा था कि आप परेशान ना होइए, हमारी टीम देखिए किस तरह तेजी से काम कर रही है, तो हम बहुत जल्द जो है वो बाहर आ जाएंगे। आप घर वालों को बोलिए, घर वालों को ये कहिए कि वो बिल्कुल परेशान ना हो, माँ तक ये संदेश पहुंचाइए। अंदर जो उनका बेटा फंसा था, उन्होंने खास करके अपनी माँ के लिए संदेश पहुंचाया, कहते हुए कि आप माँ को कहिएगा कि परेशान ना हो। सबसे ज्यादा परेशान जब माँ होती है, हम ये सब जानते हैं राकेश। अभी पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था राकेश कि जो घर वाले हैं वो बहुत ज्यादा चिंतित हैं, अभी भी चिंतित है, जब तक बाहर नहीं आ जाएंगे उनकी चिंता खत्म नहीं होगी। लेकिन अभी जिस तेजी से काम अभी फिलहाल चल रहा है, जो अभी पेस पकड़ा है, मुख्यमंत्री जब पहुंचे, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज यहाँ पर रही थी राकेश, उसको देखकर, उसको
देखकर कहीं ना कहीं जब ये संदेश उन तक जा रहा है तो वो ये आश्वस्त हो रहे हैं इस बात को सोचकर कि जो ये लोग अंदर फंसे हुए हैं वो बहुत जल्द बाहर आएंगे। और उनके पिताजी जो अंदर मंजीत फंसे हुए, उनके पिताजी जिनका नाम चौधरी है, वो कह रहे थे कि मैंने उसको बोला है कि पहाड़ जैसी ये चट्टान यहाँ पर खड़ी है, उतना ही हौसला जो तुमने इन पिछले 13 दिनों में दिखाया है वो अभी आगे भी दिखाना और अपने सहयोगियों को भी वही साहस देना, क्योंकि तुम बहुत जल्द बाहर आ जाओगे। परेशानी की स्थिति उनके लिए जरूर है राकेश, लेकिन ये बहुत जल्द खत्म होगी। तस्वीरें दिखा देता हूं, क्योंकि ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन अपने आखिरी दौर में है, तो ये एक बार तस्वीरें आपको दिखाना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से चौतरफा तैयारी चल रही है। पीछे सिलकारा टनल का ये प्रवेश द्वार, और यहीं से उम्मीदों का प्रवेश द्वार मैं इसलिए लगातार कह रहा हूं क्योंकि यहीं से वो 41 जिंदगियां जब निकलेंगी तो फिर देश उन्हें देखेगा। एक बार जूम इन करिएगा हरिंदर, ये तस्वीरें जरूर दिखाइएगा, क्योंकि अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा कितना बड़ा ये मलबा जिसने पूरे इस टनल के अंदर प्रवेश को, रास्ते को ढक दिया था। सामने जो दिखाई दे रहा होगा, जहां पर रास्ता आपको बंद दिखाई दे रहा है, वहीं से ऑगर मशीन काम करके ड्रिल कर रही है और ड्रिल करके अंदर पाइप को डाला जा रहा है। दूसरी ओर तस्वीर देखिए, जवान एनडीआरएफ के हमेशा अलर्ट मोड पर रखे गए हैं, मीडिया का ये पूरा बड़ा जमावड़ा। और ठीक इस हिस्से में हरिंदर जरा तस्वीर दिखाइएगा, पीछे दर्जनों एम्बुलेंसेज इसलिए रेडी मोड में रखी गई हैं क्योंकि यहां से 35 किलोमीटर की दूरी पर चिन्यालीसौड़ में एयर स्ट्रिप, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और वहां पर 41 बेड रिजर्व रखे गए हैं। चिनूक वहां पर तैनात है, जरूरत पड़ी तो कहीं भी एयरलिफ्ट किया जा सकता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी जानकारी है। वैभव डांगे जी, ये ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, 41 श्रमिक बाहर निकल जाएंगे, इसका इंतजार सभी को है, लेकिन ये हिंदुस्तान के इतिहास में ये ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन, एक मील का पत्थर साबित होगा। बिल्कुल, आपको शायद ध्यान होगा पहले दिन जब हम डिस्कशन कर रहे थे, शायद मंडे, उस दिन 2015 के मनाली के रेस्क्यू ऑपरेशन पर भी चर्चा हुई थी और कैसे वहां पे वर्टिकल ड्रिलिंग से उस डिस्कशन की शुरुआत हुई थी। तो मुझे लगता है इस प्रकार का मैसिव रेस्क्यू ऑपरेशन, मैं इसको मैसिव इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगभग हर प्रकार की संस्था इसमें इन्वॉल्व हुई, चाहे वो डीआरडीओ हो, चाहे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, चाहे कोल इंडिया हो, चाहे ओएनजीसी हो, चाहे सतलुज निगम हो, एनडीआरएफ हो, मंत्रालय हो, रोड परिवहन मंत्रालय, उत्तराखंड सरकार हो, स्वयं प्रधानमंत्री कार्यालय और उनकी निगरानी हो। तो इतने मैसिव ऑपरेशन के बहुत सारे मायने हैं। इससे बहुत बड़ी सीख हमारे देश को मिली है, केवल रेस्क्यू के लिए नहीं तो ओवरऑल टनल डिजाइनिंग, टनल इंजीनियरिंग, और उसके बाद इस प्रकार के हादसे ना हो, इसके लिए भी कई सारी सीख इसमें से हमको निश्चित रूप से मिलेगी। और मेरा विश्वास है कि जो कंसर्न अथॉरिटीज है वो इससे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके, इसके स्टडीज को समझकर और उसके आधार पर कहीं ना कहीं हमारे रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए नए एसओपीज लिखे जाएंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स लिखे जाएंगे, क्योंकि ये इतना मैसिव ऑपरेशन हुआ है। आप इमेजिन करिए कि 15 मिनट किसी बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में हमको रहना पड़े तो कितना मुश्किल होता है, और 13 दिन तक लगातार 24 घंटे 365 दिन एक मैसिव ऑपरेशन चलाना, कहीं मशीन उपलब्ध कराना है तो एयरफोर्स का हरकुलस का उपयोग करना, कहीं स्पेशल ट्रेनें चलाना, सड़कों पर स्पेशल रूप से वो लाना, हर प्रकार से मटेरियल को मोबिलाइज करना, इंटरनेशनल एक्सपर्टाइज लाना, ये सब करने के आधार पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है। और मुझे लगता है इतना सारा फोकस सरकार के टॉप से जब आया इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, स्वयं प्रधानमंत्री कार्यालय हो, चाहे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी हो, चाहे जनरल वीके सिंह हो, चाहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो, सतर्कता दिख रही है, ये सतर्कता डांगे साहब दिख रही है, क्योंकि अभी देश में जितनी सुरंगें बन रही हैं उन सुरंगों के सेफ्टी ऑडिट के आदेश दे दिए गए हैं केंद्र सरकार की ओर से कि सभी सुरंगों का सेफ्टी ऑडिट किया जाए, कहीं कोई ऐसा हादसा न हो जाए। सारे टनल्स के साथ ही इससे सीख ली जा रही है, एक्सपर्ट की लगातार निगरानी में है। लेकिन चूंकि थोड़ी बिल्कुल सारे टनल्स के सेफ्टी ऑडिट हो, चूंकि समय कम है अभिषेक, एक टिप्पणी आपकी, चूंकि यहाँ पर आप हमारे आंख कान और नाक है इंफॉर्मेशन के लिहाज से, एक टिप्पणी आपकी, बहुत सारी बातें इस ऑपरेशन को लेकर 9 या 9:30 पक्का है ना? देखिए, बहुत हद तक उम्मीद है, बहुत ज्यादा हद तक उम्मीद है, क्योंकि अब सारी रुकावटें खत्म हो गई हैं। 5 मीटर अगला डेब्री में कुछ नहीं फंसा हुआ है, जो आज जैसा जानकारी हमें भास्कर साहब ने भी दी है ना, भास्कर खुलबे साहब ने भी दी। और कंडीशन थोड़ी सी है। चलिए, वक्त इतना ही है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी नॉन स्टॉप कवरेज लगातार यहां से जारी है और ये तब तक जारी रहेगी जब तक 41 श्रमिक सुरक्षित बाहर निकल नहीं जाते हैं। रुकेंगे। मेरे साथ जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है,
टाइम्स नाउ नवभारत पर लगातार बड़ी कवरेज जारी है। सिलक्यारा टनल हादसा और इस हादसे से कब 41 श्रमिक बाहर निकल कर आते हैं, इसका इंतजार है। अगले 2 से 3 घंटे काफी अहम, और इसमें हो सकता है कि वो बड़ी खबर आ जाए जिसका इंतजार देश को है। जो 41 श्रमिक इस टनल में फंसे हुए हैं, उनके परिजनों को है और खुद उन्हें अंदर है, और लगातार सरकार की नजर, पीएमओ की नजर। लेकिन इस बीच चूंकि ये बड़ा हादसा, चूंकि मैसिव रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, चूंकि केंद्र की बड़ी एजेंसियां इसमें लगी हुई हैं, आगे ऐसा हादसा ना हो, इससे सरकार ने अभी से सीख लेनी शुरू कर दी है। पहली बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी खबर यह है कि देश की सभी निर्माणाधीन सुरंगें, यानी जो अंडर कंस्ट्रक्शन टनल्स हैं, उनका सेफ्टी ऑडिट होगा। पहले से ही केंद्र सरकार सतर्क में, आगे से कोई ऐसा हादसा ना हो, फिर कोई श्रमिक अंदर जाकर ना फंसे, श्रमिक निर्भीक होकर अपना काम कर सके। इसलिए इस हादसे से सीख लेते हुए सरकार ने सभी अंडर कंस्ट्रक्शन टनल का ऑडिट कराने का फैसला किया है। सिलक्यारा हादसे के बाद राजमार्ग प्राधिकरण का यह फैसला, चंडीगढ़ मनाली 4 लेन में बन रही सुरंग का भी ऑडिट। देश भर की करीब 29 सुरंगों का ऑडिट होगा। NHAI और DMCR के एक्सपर्ट इस ऑडिट में शामिल होंगे। 7 दिन की टाइमिंग है, और इस निरीक्षण के बाद 7 दिन के बाद एक रिपोर्ट तैयार होगी। बरखा हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। बरखा, ये बहुत बड़ा फैसला और बहुत जरूरी फैसला भी, ताकि इस तरीके का हादसा दोबारा ना हो, फिर कोई श्रमिक टनल के अंदर जाकर ना फंसे। इसलिए जरूरी है कि कम से कम सबसे पहले जितनी अंडर कंस्ट्रक्शन टनल है, उनका सेफ्टी ऑडिट हो। बिल्कुल राकेश, ये बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण फैसला है इस क्षण में। देखिए, आमतौर पर यही होता है कि आप जो परेशानियां होती हैं, जो बाधाएं आ जाती हैं, उनके बाद से सीख लेते हैं। ये इतनी बड़ी आपदा जो है वो यहाँ पर सामने खड़ी हुई है। 13 दिनों से ये श्रमिक फंसे। उसके बाद जितनी भी टनल्स का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है पूरे देश में, अगर हम बात कर लेते हैं, तो उनका बाकायदा सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रोटोकॉल्स जो है वो तय तो जरूर किए जाते हैं, लेकिन फॉलो नहीं किए जाते हैं। जो सुरक्षा है उसका यहाँ पर ख्याल नहीं रखा जाता है, और इसी वजह से इस तरह की कुछ बातें यहाँ पर भी सामने आई थी। राकेश, कहा गया था कि कुछ चीजें ऐसी थी जिनको ध्यान में नहीं रखा गया था। ह्यूम पाइप जो है उनको पहले निकाल लिया गया था। जो पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन था, कई एक ऐसे स्ट्रेच थे यहाँ पर राकेश, जहां से वो मलबा गिरा था, वहां पर पूरी तरह से सीमेंटिंग नहीं की गई थी, क्योंकि जब ये मजदूर काम करते हैं तो हिस्सों की सीमेंटिंग करते हुए ऐसे चलते हैं ताकि वो पूरा का पूरा हिस्सा जो ऊपर का है वो मजबूत हो जाए, किसी भी तरह से वो नीचे ना गिरे। और ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड से ये वाली सुरंग बनाई जा रही है, ठीक है। और आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, चारधाम परियोजना के तहत ये जो सुरंग बनाने का काम है वो चल रहा है। ये तो सिर्फ 4.5 किलोमीटर की है। इसके अलावा और सारी चीजें हैं। बड़े बड़े रोड कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं। मेजर और माइनर प्रोजेक्ट्स ये हैं जिन पर काम किया जा रहा है, और उन्हीं के अंतर्गत आने वाली, चाहे वो सुरंगें हो या फिर कोई और प्रोग्राम्स हो, उनकी यहाँ पर सेफ्टी ऑडिट करनी होगी। वो सुरंगें जो देखिए, मान लीजिए आधा निर्माण उनका हो चुका है, ये सुरंग भी जो है वो पूरी तरह से निर्माण इसका किया जा चुका था, अंतिम चरण में थी, और उसके बाद इस तरह के वहाँ पर ये जांचना बहुत जरूरी है कि कहीं उनमें कोई हादसा न हो जाए। इसीलिए सरकार ने तो ऑडिट का फैसला लिया ही। टाइम्स नाउ नवभारत ने भी अपनी पड़ताल शुरू कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर है, सिलक्यारी हादसे के बाद नवभारत की बड़ी पड़ताल। शिमला में जो सुरंग बनाई जा रही है, उस कामकाज की हमारी रिपोर्टर ने मौके पर पहुंचकर पड़ताल की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। कैमरे पर 700 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण कैसे हो रहा है, ये सब कुछ हमारे सहयोगी ने वहां पर जाकर उसका जायजा लिया है, उसकी तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की है। शुगल से शोधी के बीच ये 700 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण हो रहा है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, शिमला में टनल का केंद्र सरकार ने फैसला लिया कि देश में जितनी अंडर कंस्ट्रक्शन टनल है उनका सेफ्टी ऑडिट हो। इसके साथ ही हमने भी एक तरीके से अपने रिपोर्टर्स को उन जगहों पर रवाना किया है जहां पर टनल का निर्माण हो रहा है, जहां पर सुरंग बनाई जा रही है, और वहां पर शिमला हमारे रिपोर्टर पहुंचे, उन्होंने तस्वीरें अपने कैमरों में कैद की है। तो चलिए 4 तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। आप देखिए, कालका शिमला 4 लेन पर बन रही है 700 मीटर लंबी सुरंग। वहां पर हमारी संवाददाता पूनम शर्मा पहुंची, उन्होंने वहां पर पड़ताल की थी। क्या कुछ उन्होंने तस्वीरों को समझा, उसकी भी बातचीत हम जानेंगे। सुरंग निर्माण के सेफ्टी मेजर्स को भी उन्होंने जाना है। नवभारत के कैमरे पर सब कुछ आपको लाइव देखने को मिलेगा। शिमला वाली सुरंग का निर्माण कैसे हो रहा है, पहले 4 तस्वीरों में आप देखिए। शिमला कालका 4 लेन पर बन रही सुरंग के अंदर बाहर की पूरी तस्वीर, किस तरीके से वहां कर्मचारी काम कर रहे हैं, किस तरीके से वहां पर क्या कुछ सेफ्टी के मेजर्स हैं, ये सब कुछ हमारी संवाददाता पूनम शर्मा ने वहां पर जाकर काम का जायजा लिया है। सिलक्यारा टनल हादसा और इसके बाद
देश में जितनी अंडर कंस्ट्रक्शन करीब 29 ऐसी 29 अंडर कंस्ट्रक्शन टनल्स हैं जिनका सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा। हमने आपको शिमला कालका में जो टनल बन रही है उसकी तस्वीर भी आपको दिखाई है। इसके साथ ही क्या कुछ वहां पर देखने को मिला है आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। एक टनल का निर्माण कैसे होता है तो आज हमें ये बताएंगे संजय पांडे मेरे साथ है, तो जो बताएंगे कि कैसे टनल बनाई जाती है। आप बताएंगे संजय जी किस तरह टनल बनाई जाती है? हाँ, जब भी हम टनल बनाना शुरू करते हैं, जो भी हमारा एक डायमेंशन और वो सब फिक्स हो जाता है, उसके लाइन लेवल सब कुछ फिक्स हो जाता है, ग्रेडियंट फिक्स हो जाता है, तो सर्वेयर आता है। सर्वेयर एक प्रोफाइल मार्क करता है, जो भी रिक्वायर्ड हमारा डायमेंशन है उसके हिसाब से प्रोफाइल मार्क करता है। प्रोफाइल मार्क करने के बाद हम ये मशीन आप देख रहे हो, ये इसको ड्रिलिंग जंबो बोलते हैं, इससे हम ड्रिल करते हैं। ड्रिल करने के बाद फिर उसमें ड्रिल भी अलग क्या लेंथ का हम ड्रिल करेंगे, कितना हम पुल लेंगे, ये भी डिपेंड करता है कि हमारा रॉक मास कैसा है। अभी जैसे आप देखोगे तो हम क्लास 5 में विच इज कंसिडर्ड टू बी द वेरी पुअर रॉक मास एज पर RMR क्लासिफिकेशन, उसमें कर रहे हैं। तो आप देखोगे कि वो ड्रिलिंग स्टार्ट करने से पहले हमने ये पाइप प्रूफ मार रखा है। आप थोड़ा फोकस करके दिखाओगे तो आप देख सकते हो, ये पाइप प्रूफ मार्क करके है। ये 114 mm डाया के पाइप्स हैं, ये 12 मीटर अंदर हैं और उसकी स्पेसिंग देखो, वो सब क्लोजली स्पेस्ड हैं। ये हम पहले मार देते हैं ताकि हमारा जो जब हमारा ड्रिल ब्लास्ट होता है तो उसके ऊपर एक अच्छा अम्ब्रेला बना हुआ रहे। जब वो हो जाता है फिर हम ड्रिलिंग शुरू करते हैं। क्लास 5 है तो उसमें हमारा डिज़ाइनर जो है, डिज़ाइनर ने एक हर क्लास के हिसाब से एक रिक्वायर्ड पुल लेंथ दिया हुआ है, तो उसी पुल लेंथ के हिसाब से हम ड्रिल करते हैं, उसी पुल लेंथ के हिसाब से हम उसमें एक्सप्लोसिव चार्ज करते हैं और उसी के हिसाब से जो पुल आता है फिर हम अकॉर्डिंगली डिज़ाइन के हिसाब से, जैसे इसमें देखोगे तो लैटिस गर्डर हमारा 0.5 मीटर स्पेसिंग पे है। लैटिस गर्डर आपको बाद में दिखा देंगे, हम वहाँ पीछे रखा हुआ है हमारा लैटिस गर्डर 0.5 मीटर स्पेसिंग पे है। फिर हम वायर मेस लगाते हैं। ब्लास्ट के पहले हम सीलिंग शॉर्ट किट, ब्लास्ट हो जाता है तो सीलिंग शॉर्ट किट मारते हैं। मकिंग एक साइकिल आता है जो हम यहाँ के जो एक्सकेवेटेड मक हैं इसको बाहर करते हैं, फिर सपोर्ट लगाना शुरू करते हैं। तो लैटिस गर्डर लगाते हैं 0.5 मीटर स्पेसिंग पे क्लास 5 में। क्लास 4 होगा तो उसका स्पेसिंग बढ़ जाता है अकॉर्डिंगली। फिर हम वायर मेस लगाते हैं। वायर मेस लगाने के बाद हम फिर उसको पूरे जो सिस्टम है, जो हम जो सपोर्ट लगाए रहते हैं उसको शॉर्ट किट करते हैं। रॉक बोल्ट मारते हैं। रॉक बोल्ट का भी लेंथ हर क्लास में वेरी करता है, ये कांस्टेंट नहीं है। मतलब अगर क्लास 5 है तो उसमें एक सर्टेन लेंथ है, क्लास 4 में अलग लेंथ है, तो वेरी करता है। ताकि अलग अलग रॉक्स के लिए अलग अलग टेक्निक यूज करते हैं आप? टेक्निक नहीं है, अलग अलग रॉक्स के लिए अलग अलग सपोर्ट डिजाइंड है। तो जो डिजाइन है वो सपोर्ट हमको लगाना होता है। डिजाइन भी ऐसा है कि पहला डिजाइनर डिजाइन करता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जियो कंसल्ट। हाँ, जियो कंसल्ट, आप जियोलॉजिस्ट को बुलाते हैं, वो पहले देखेगा कौन सा रॉक है, उसके मुताबिक वो सपोर्ट वो क्लासिफाई करता है कि रॉक मास क्लासिफिकेशन क्या है, जियोलॉजिस्ट देता है। जियोलॉजिस्ट भी यहाँ पे जैसे आप देखोगे तो हमारे इस सिस्टम में देयर आर 3 tiers ऑफ जियोलॉजिस्ट। 3 जियोलॉजिस्ट हैं, वो तीनों देखते हैं। एक तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर का जियोलॉजिस्ट, फिर हमारे क्लाइंट का जियोलॉजिस्ट, फिर NHAI ने इंडिपेंडेंट इंजीनियर रखा, उनके भी जियोलॉजिस्ट होते हैं। तो इट गोज थ्रू स्कैनिंग, मतलब सो दैट कहीं किसी से कोई मिस्टेक ना हो। वंस दैट क्लासिफिकेशन इज अग्रीड, फिर उसके हिसाब से हम सपोर्ट लगाते हैं। और ये सब ऐसा नहीं है, इसके लिए हमको वेट नहीं करना है। वन आई डोंट हैव टू वेट कि अब जियोलॉजिस्ट सब लोग यहाँ साइट पे रहते हैं, दे आर प्रेजेंट एट साइट इमीडिएटली आफ्टर द ब्लास्ट, दे डू द क्लासिफिकेशन एंड देन दे टेल द एग्जीक्यूशन टीम कि भैया दिस इज द क्लास एंड अकॉर्डिंगली यू पुट द सपोर्ट। एग्जीक्यूशन टीम के पास एक कंस्ट्रक्शन ड्राइंग है जिसके ऊपर पहला डिज़ाइनर का कंसल्ट बनाता है, फिर प्रूफ कंसल्टेंट होता है जो उस डिज़ाइन को चेक करता है, एंड देन इट इज़ वेटेड बाय डिज़ाइनर अपॉइंटेड बाय NHAI। सो यू सी अगेन यहाँ पे भी तीन टायर हैं, देयर आर 3 टायर्स ताकि सेफ्टी रहे और पूरी तरह टनल आपका सेफ रहे। और फिर हमारी जो एग्जीक्यूशन टीम है इसमें भी काफ़ी एक्सपीरियंस लोग हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि ब्लास्टर्स हैं, सर्टिफाइड ब्लास्टर्स हैं, माइनिंग इंजीनियर है। हम जो ब्लास्ट लेते हैं हम उस ब्लास्ट के वाइब्रेशन को मॉनिटर करते हैं। वी हैव ईच एंड एवरी ब्लास्ट monitored. We have not left a single blast which has not been monitored. And पहला एक्सक्लूसिव जो है आप
आपको तस्वीरें दिखाएगा आज कि किस तरह जो है टनल का निर्माण होता है। और आपको बता देती हूं, अभी ये जो जहां पर मैं खड़ी हूं, ये अंडर कंस्ट्रक्शन जो है टनल है, टनल का कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी चल रहा है। 300 मीटर मैं अभी अंदर आ चुकी हूं और आपको दिखा देती हूं किस तरह के सेफ्टी मेजर्स जो है यहाँ पे लिए जाते हैं। आप देख सकते हैं हर 100 मीटर के बाद यहाँ पर जो है फायर एक्सटिंग्विशर जो है यहाँ पे लगाया गया है। सेफ्टी मेजर जो है यहाँ पे लिए जाते हैं ताकि अंदर जो लेबर हैं वो सेफ रहें। और आपको साथ में ये भी बता देती हूँ, ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं कट किया जाता है। यहाँ पर कटिंग के बाद जो है कंक्रीट शॉर्टक्रीट किया जाता है। यहाँ पर अलग अलग रॉक्स जो है उसके मुताबिक जो है इनको डिजाइन किया जाता है, उसी तरह से जो है कंक्रीट शॉर्टक्रीट किया जाता है। ये आप देख सकते हैं स्प्रे किया जाता है। आप देख सकते हैं ऊपर जो है जिस तरह के जो है रॉक्स यहाँ पे है डिजाइन किया जाता है, स्पेशल जो है जियोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया जाता है, तब ये डिजाइन बनता है और डिजाइन के मुताबिक की ही जो है कंक्रीट शॉर्टक्रीट किया जाता है। यहाँ पर आप देखते हैं साथ ही में आप ये भी देख सकते हैं ऑक्सीजन यहाँ पे वेंटिलेटर है, प्रॉपर जो है बाहर से प्योर जो है ऑक्सीजन आ रही है ताकि किसी को भी, मैं अभी यहाँ पे हूँ तो मुझे कोई भी कमी ऑक्सीजन की नहीं है, नॉर्मल जो है ऑक्सीजन यहाँ पे ले पा रहे हैं। तो यहाँ पर पूरी जो है सुरक्षा मेजर्स लिए जाते हैं ताकि जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उन्हें कोई भी कमी ना रहे ऑक्सीजन की। मेरे साथ यहाँ पे जो है मैं बात कर लेती हूँ उनसे, सईद से जो यहाँ पे सेफ्टी मेजर हेड हैं और क्या क्या मेजर जो है लिए जाते हैं आप बताएंगे। अभी हम जो है अंडर कंस्ट्रक्शन उसमें हैं, टनल में हैं, और क्या क्या मेजर्स और लिए जाते हैं? और मेजर्स ये लिए जाते हैं कि देखिए जैसा इनसाइड में हमारे यहाँ पे एक 4 इंच की पाइप है जिससे हम इन केस इमरजेंसी में हम उसको यहाँ से आपको ऑक्सीजन लेवल हो या फिर कोई चीज़ हम यहाँ से वहाँ सप्लाई कर सकते हैं। इन केस एनी टनल कोलैप्स हो जाता है तब हम जो है ना 4 इंच का हमारे पास पाइप जो जैसे यहाँ स्टार्ट से लेके एंड फेस एंड तक जाता है पाइप।